Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 7 Federalism. So हम फेडरलिज्म के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं कि किस तरह से फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म हमारे भारत में किस तरह से चल रहा है, डिवीजन ऑफ पावर्स कैसे किया है, 3 लिस्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ये तो पता है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, लेकिन ऑल्सो देयर इज़ वन थिंग दैट सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। इस तरह स्ट्रॉन्ग है कि ये जो फेडरेटिंग यूनिट्स है वो अलग नहीं हो सकते। कैसे है ये सारा सिस्टम वो हम समझते हैं। सो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे फ्रेमर्स को पता था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है। अगर सोचिए, अगर हमारे यहाँ सपोज क्या होता कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट होती, एक ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती, तो क्या वो इतने सारे सेक्शंस ऑफ रीजन, डाइवर्सिटी, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, इन सबको ऑक्यूपाई कर पाती, इन सबको रिप्रेजेंट कर पाती अच्छे से? दैट वुड बी डिफ़िकल्ट, राइट? वो डिफ़िकल्ट हो जाता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस को, मेकर्स को और फ्रेमर्स को इतना तो कंफर्म था कि फेडरेशंस बनाना है, बट उनको ये भी चाहिए था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों चाहिए था? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाए, ये स्टेट्स जो हैं वो आपस में लड़ लें, या फिर जो हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन का देखा था कि उनकी लड़ाई हो जाए, या फिर वो आपस में बोलें कि हमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलना है, बाहर निकलना है, खुद एक नया देश बनाना है, हो सकता। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा सोशल और पॉलिटिकल चेंज देश में आ सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी पावर हो कि वो इन सारे यूनिट्स को एक साथ रख पाए। बिकॉज इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज नॉट ओनली डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए थे, बट इट वॉज देयर वर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स जिनको इंटीग्रेट करना था हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, और नए स्टेट्स को क्रिएट करना था। तो बहुत ही ज़्यादा शफलिंग हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बट थैंक्स टू द बिग स्पार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी इफेक्टिवली भी किया। जी देखिए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बिस्मार्क का जो रोल था, उसी वक्त उसी के कंपैरिजन में, उसी के सिमिलैरिटी में इनको देखा जाता है कि उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया कैसे किया। सो बिसाइड द कंसर्न्स ऑफ यूनिटी, मेकर्स का ये भी था कि जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कंट्री की, उनको भी हैंडल किया जाए, और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर स्टेट के साथ इन सारी चीज़ों को मिलकर काम करेगी तो ये चीज़ हो सकता है। देखो, उस वक्त पे हमारे यहाँ पावर्टी थी, ब्रिटिशर्स इस स्टेट में छोड़ के गए थे, इलिटरेसी थी, पीपल वर नॉट एजुकेटेड, इनइक्वालिटीज़ थी वेल्थ में। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स थे, ये मेकर्स चाह रहे थे कि प्लानिंग और दोनों कोऑर्डिनेशन, यानी किसी फेडरल यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, ये आपस में और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिलकर सारी चीज़ों को टैकल करें। इसीलिए ये कंसर्न था कि यूनिटी एंड डेवलपमेंट दोनों हों। इसी वजह से हमारे यहाँ पे रखा गया स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट प्रोविजन दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ प्रोविजंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जो कि इंश्योर कर रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है। देखो, फेडरेशन होगी और स्टेट के पास कुछ ऑटोनॉमस पावर हैं। ये हमने कैसे देख लिया? हमने लिस्ट में देख लिया, स्पेसिफाइड हैं कुछ सब्जेक्ट्स, और हमने ये भी देख लिया कि हमारे यहाँ आर्टिकल 1, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 बोलता है कि भाई स्टेट्स होंगे। लेकिन ये कैसे इंश्योर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है? एक एक करके हम पॉइंट समझेंगे। सो द वेरी एक्सटेंट ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज़ द वन। इसका मतलब क्या है? देखिए, पार्लियामेंट के पास पावर है कोई नया स्टेट बनाने का, यानी कि इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, किसके पास पावर है नए स्टेट बनाने का? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये जो स्टेट है वो कैसे बनाया जा सकता है? या तो कोई एग्जिस्टिंग स्टेट हो, उसमें से काट के नया स्टेट बना दिया जाए। फॉर एग्जांपल एमपी और सीजी को अलग कर दिया गया, पहले ये एमपी एक ही हुआ करता था, तो इन दोनों को अलग बना दिया गया। इसका पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। या फिर दो स्टेट्स को आपस में मिला के एक स्टेट बनाने का पावर, ये भी किसके पास है? यूनियन पार्लियामेंट के पास है। ऑल्सो और क्या कर सकते हैं? ये बाउंड्रीज जो होती है ना स्टेट्स की, वो ऑल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा नेम्स चेंज कर सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में
थोड़ा, लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ा सेफगार्ड प्रोवाइड किया है कि जो भी स्टेट जिसके बारे में भी आप ये चेंजेस लेकर आ रहे हो उनके आपको व्यूज़ सिक्योर करने पड़ेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस. दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इज नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या है, फेडरल सिस्टम एक सेंट्रलाइज सिस्टम में बदल जाता है. जब नेशनल इमरजेंसी एनफोर्स की जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट लैप्स होके सारी पावर्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाती हैं. इमरजेंसी के टाइम पे पावर्स लॉफुली सेंट्रलाइज हो जाती हैं. पार्लियामेंट क्या करती है, पावर पूरा ले लेती है सारे सब्जेक्ट्स में लॉ बनाने के लिए, यानी कि स्टेट सब्जेक्ट में भी कौन लॉ बनाएगा उस वक्त पे, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, नाउ फिर उसके बाद अब बात करते हैं थोड़े नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की. फाइनेंशियल पावर्स, मेजर फाइनेंशियल पावर्स रिटेन्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, पहली बात, जो रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है. इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के सोर्सेस हैं और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, डिपेंडेंट है. स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडेंट है किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगेंगे तब जाके अपने यहाँ जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे. फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है. ऑल्सो हमारे यहाँ सेंट्रलाइज प्लानिंग जो अडॉप्ट किया गया था इनिशियली, है ना. सेंट्रलाइज प्लानिंग में पहले क्या क्या करते थे ये लोग, 5 ईयर प्लान बनाया करते थे. उसके लिए इन्होंने बनाया हुआ था प्लानिंग कमीशन. अब 5 सालों में क्या क्या चीज़ें होंगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करता था. बट अभी क्या है ना, इस प्लानिंग कमीशन हैज़ टर्न इनटू नीति आयोग और ये 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाते हैं अब, बट द प्रोसेस इज चेंज्ड बट द थिंग इज सेम. सो नाउ व्हाट इज़ द अदर थिंग. अब आते हैं गवर्नर पे. गवर्नर के पास भी बहुत से पावर्स हैं. कैसे पावर्स, ये बात याद रखना है, गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट किसके काम पे चलता है, किसके नाम पे चलता है, ये आप जानते हैं अच्छे से. सो जो गवर्नर है इसके पास कुछ पावर है इन ऑर्डर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ये क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है. इसको लगता है कि यार स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चल रही है, जो रूलिंग पार्टी है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी रीज़न से, तो ये क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे डिसॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का, असेंबली का. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पे गवर्नमेंट, देखो हमने जब सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा था, हमने पैसेज ऑफ बिल पढ़ा था, तो बिल क्या हुआ करता था, बिल पहले एक हाउस में पास होगा, फिर दूसरे हाउस में पास होगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, राइट. सेम तरीका आपको स्टेट गवर्नमेंट में मिलता है. अगर स्टेट में 2 हाउसेज हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स. अगर स्टेट में 2 हाउसेज नहीं है, यूजुअली सिर्फ 6 स्टेट्स में 2 हाउस हैं, बाकी के स्टेट्स में हाउसेस नहीं है. तो सपोज एक हाउस से कोई बिल पास हुआ, फिर जाएगा यहाँ प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के पास चला जाएगा ये बिल. ठीक है, तो गवर्नमेंट या तो एसेंट दे दे या फिर विथहोल्ड कर दे, सेम प्रोविजंस प्रेसिडेंट के जैसे. लेकिन गवर्नर के पास एक और पावर होता है, क्या, इस बिल को रिजर्व करने का. बिल को रिजर्व कर लेगा और फिर बोलेगा नहीं ये जो है रिजर्व किया है किसके एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पास भेज देगा कि भाई आप ही एसेंट दो. तो इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि इस बिल को डिले करें, ऑल्सो एग्जामाइन करें, है ना. तो कंप्लीट वीटो इनके पास आ जाता है. अब प्रेसिडेंट तो ऑफकोर्स किसके बेसिस पे काम करता है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ऑल्सो अब जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं स्टेट लिस्ट से जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाए. ठीक है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है. किस का सर्कमस्टांसेस में, जब राज्यसभा पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, राज्यसभा स्टेट लिस्ट पे क्या कर सकती है, मैटर्स लेजिस्लेट कर सकती है और पार्लियामेंट को ये पावर देती है स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने के लिए. ये कैसे पॉसिबल है, राज्यसभा अगर इसको रेक्टिफाई कर दे. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली स्टेट किया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, दे आर सुपीरियर टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज कर सकता है, स्टेट को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है ना. फिर यहाँ पे देखिए आर्टिकल 257(1), The executive power of every state shall so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union. यहाँ पे मिल गया यूनियन को ज़्यादा पावर. And executive power of the union shall extend to giving each directions to the state as may appear
टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कुछ डायरेक्शंस देना तो वो दे सकता है। सो दैट इज़ हाउ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग रोल हेल्ड किया है। अब और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये कॉमन है सारे देश के लिए, यानी कि स्टेट्स के लिए अलग नहीं है। ऑल्दो हमारे यहाँ स्टेट सर्विसेज भी हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विसेज में जो ऑफिसर्स इलेक्ट होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, स्टेट में काम करते हैं। उनका जो पोस्टिंग होती है स्टेट में होती है और अंडर सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इसका मतलब आईएएस ऑफिसर जो कि कलेक्टर बनेगा या फिर आईपीएस बनेगा और वो कंट्रोल उनका रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कंट्रोल उन पर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन काम करेंगे वो स्टेट्स में। स्टेट्स उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं ले सकते, सिर्फ सुपरवाइज कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शंस यानी कि रिमूवल या फिर ट्रांसफर एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। फिर आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34, इसमें क्या है, इसमें पार्लियामेंट को ऑथराइजेशन दिया गया है टू प्रोटेक्ट द पर्सन्स इन द सर्विसेज ऑफ द यूनियन और द स्टेट इन रिस्पेक्ट टू एनी एक्शंस टेकन बाय देम ड्यूरिंग द मार्शल लॉज। ये मार्शल लॉज वाला भी पावर इनको दे दिया। फिर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ये जो प्रोविजंस है ना फर्दर स्ट्रेंथन करता है यूनियन गवर्नमेंट को। और सबसे क्रिटिकल, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसको फेमसली AFSPA भी बोला जाता है, आप स्पाइप भी बोलते हैं। तो ये भी, इसने भी बहुत से प्रोविजन सेट किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये जो है कर सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट होते हैं आर्म फोर्सेस के बीच में, लोगों के बीच में, स्टेट्स के बीच में। सो गाइज आज हमने पढ़ा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, है ना। हमने बेसिकली प्रोविजंस पढ़े, हमारे संविधान ने कैसे इंश्योर किया है कि फेडरेशन तो होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में and special provisions. All of these will be discussed in the upcoming sessions, so stay tuned. So this is it for this session. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपलोड्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।